बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत होंगे। हमारी डिस्कशन पास पेपर्स पे चल रही है और प्रैक्टिस क्वेश्चन के ऊपर, इन्वेंट्री और कैश एंड बैंक के ऊपर। स्पेसिफिकली इसके ऊपर इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस तो बहुत कम आए हुए हैं पास पेपर्स में। जो ज़्यादातर क्वेश्चंस आए हुए हैं वो इन्वेंट्री में कंट्रोल्स के बारे में आए हुए हैं कि अगर इन्वेंट्री के ऊपर अगर फिजिकल स्टॉक ऑन करते हैं तो उसमें क्या कंट्रोल डेफिशिएंसीज होंगी, जिसके 2-3 हमने टेम्पलेट के तौर पर क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। वो पास पेपर के ही सवाल थे। एक का दौर हम उसमें ACCA का क्वेश्चन कर लेंगे ताकि हमें थोड़ी सी अगर एडवांस चीज़ें उसमें आ जाए तो हम उसको वहाँ पे पेपर में बैठ के मैनेज कर सकें। बाकी बैंक के ऊपर एक सवाल आया था, वो BRS वाला मैंने आपके साथ शेयर कर लिया था। इसके अलावा जो बैंक से रिलेटेड एरियाज़ हैं वो लोन के साथ टेस्ट होते हैं, लोन के प्रोसीजर के ऊपर टेस्ट होते हैं। इन्वेंट्री में क्योंकि एडवांस लेवल के पेपर आपके ऊपर टेस्ट नहीं होता, तो इसलिए वहाँ पे जो इन्वेंट्री में मेन एडवांस लेवल पे क्वेश्चन आ सकता है वो NRV पे आ सकता है। लेकिन NRV पेपर में हमारे सिलेबस में बेशक मौजूद तो है, लेकिन एस्टिमेट्स वाला एरिया ज़्यादा टेस्टिंग में नहीं आता एज़ कम्पेयर टू फाइनल की टेस्टिंग। फाइनल के ऊपर इम्पेयरमेंट के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, NRV पे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन पास पेपर में अभी तक हमने देखा है कोई एस्टिमेट पे मेजर क्वेश्चन अभी तक हमारे कैफ 8 में टेस्ट नहीं हुआ। तो इसलिए इसमें कोई ज़्यादा सवालात मिले नहीं है। मैंने 2017 से ऑनवर्ड सारे पास पेपर्स छान मारे हैं खुद भी, तो मुझे सिर्फ 1-2 सवालात ही वहाँ पे मिले हैं। तो जो क्वेश्चन हमें मिले हम उनको वहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम अपना नया टॉपिक इंशाल्लाह स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि फिर कंप्रिहेंसिव जब पूरे पास पेपर करेंगे, अगर उसमें कोई चीज़ मिस होगी तो हम उसमें उसको कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। पिछली दफ़े हम 3 से 4 पास पेपर फुल कंप्लीट अटैम्प्ट किए थे। देयर इज अ क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन है आपकी सितंबर 2020 की अटेम्प्ट का। क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें 2 रिक्वायरमेंट्स हैं। फॉर ईच ऑफ द अबव इश्यूज स्टेट द ऑडिट प्रोसीजर यू मे बी परफॉर्म्ड बाय योर ऑडिट टीम एंड डिस्कस विद रीजन द एप्लीकेशन ऑन ऑडिट रिपोर्ट। तो जो इम्प्लीकेशन ऑन ऑडिट रिपोर्ट है ये तो अभी हमने नहीं पढ़ी, क्योंकि अभी हमारे सिलेबस में चीज़ें उस लेवल तक नहीं गई। तो जो हमारे रिलेटेड अभी तक पढ़ा हुआ है उसमें हमने पार्ट A पढ़ लिया हुआ, तो हम पार्ट A को हम वहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, इसमें यू आर अ मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिट ऑफ OAK प्राइवेट लिमिटेड OPL फॉर ईयर एंडिंग 30 सितंबर 2020। 30 सितंबर 2020 के लिए आप ऑडिटर हैं। द फॉलोइंग इश्यूज हैव बीन ब्रॉट टू योर नोटिस बाय योर ऑडिट टीम। कुछ इश्यूज आपकी ऑडिट टीम ने आपकी नोटिस में लाने के लिए बताएं। ड्यूरिंग प्लानिंग द ईयर एंड इन्वेंट्री काउंट, ऑडिट टीम डिसाइडेड टू विजिट थर्ड पार्टी प्रीमिसेस फॉर इन्वेंट्री वैल्यूड एट ₹10 मिलियन। आपने 10 मिलियन की एक इन्वेंट्री मारी पड़ी है थर्ड पार्टी के पास। आपने उसके काम को चेक करने के लिए आपने फिजिकल विजिट इसका प्लान किया। थर्ड पार्टी हैज इन्फॉर्म्ड दैट बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय गवर्नमेंट इन वेक ऑफ कोविड-19, उन दिनों कोविड-19 सर्च पे था, इट हैज लिमिटेड नंबर ऑफ स्टाफ एंड कॉन्सिक्वेंटली मे नॉट अलाउ द ऑडिट टीम टू विजिट इट्स प्रीमिसेस फॉर इन्वेंट्री काउंट एट ईयर एंड। उन दिनों याद होगा लॉकडाउन लगा हुआ था, वो ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग के ऊपर बात हो रही थी और काफ़ी चीज़ पे डिस्कशन चल रही थी। तो कहते हैं कि आप वहाँ पे विजिट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास स्टाफ भी नहीं है और गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस भी मौजूद हैं। However, the audit team may visit its premises on or after 31 अक्टूबर 2020 फॉर इन्वेंट्री काउंट। लेकिन ऑडिट टीम 31 अक्टूबर 2020 के बाद जाके उसका फिजिकल स्टॉक काउंट कर सकती है। अब इसमें आप सोचना है, अभी आप कोई हैपैजर्डली फौरी तौर पर आंसर ना करें, जस्ट प्लान इट आंसर। इसमें आस्पेक्ट कौन कौन से हैं और फिर उन आस्पेक्ट्स के बाद हमने इसको प्लान किस तरीके से करना है। इट इज द 10 मार्क्स क्वेश्चन, इसके 10 नंबर हैं, तो इस अ बिग क्वेश्चन। तो इसमें 2-3 एरियाज हैं जिनको आपने फोकस करना है। हमें साहब बताएं इसमें क्या क्या एरियाज हैं डिस्कस करने वाले। जी जी, नहीं, मैंने अभी जो हमने डिस्कशन की एक पार्ट A की बात हो रही है। तो पार्ट A में क्या एस्पेक्ट्स होने चाहिए हमारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। यूजुअली आप ना बहुत क्रिटिकल आंसर करती हैं, तो आज आप क्लास में अटेंटिव नहीं थी, तो इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन किया। जी आप बताएं। वेरी गुड। एक एस्पेक्ट ये है कि ईयर एंड पे पॉसिबल नहीं है, ईयर एंड के बाद कर लें और रोल बैक कर लें। दूसरा एस्पेक्ट क्या है इसमें?
थर्ड पार्टी से, वेरी गुड। थर्ड पार्टी विजिट नहीं कर सकते तो क्या कर लें हम, थर्ड पार्टी की कंफर्मेशन ले लें। और क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स का रिव्यू कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, नहीं वो तो हो गया काम, ये बात होगी है। और जी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देख लेंगे ना, वेयर हाउस की रिसीट्स देख लेंगे वो इशू हुई है या नहीं हुई, जो माल हमने उस थर्ड पार्टी को भेजा था। सब्सिक्वेंट टू ईयर एंड हमारे पास माल वापस भी आया होगा, तो सब्सिक्वेंट टू ईयर एंड हमारे पास वापस आ गया या नहीं आ गया। तो थर्ड पार्टी के स्टॉक अकाउंट की प्रोसीजर ही है ना, एक्सेप्ट फॉर आपका अपना विजिट करना या किसी थर्ड पार्टी को विजिट करना, उसके अलावा जो प्रोसीजर है वो सारे आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स। तो इसमें दो एस्पेक्ट्स है, एक ये था कि आप ईयर एंड पे अगर स्टॉक आउट नहीं कर सके तो ईयर एंड के बाद जिस दिन के ऊपर पॉसिबल है आप उस दिन पे स्टॉक आउट करें एंड रोल बैक करें टू द 30th सितंबर फिगर्स, वन थिंग। सेकंड थिंग, इसके अलावा वी कैन आस्क फॉर द कंफर्मेशन टू द थर्ड पार्टीज, वी कैन चेक द डॉक्यूमेंटेशन ऑन विच द थर्ड पार्टी स्टॉक वाज हेल्ड, एग्रीमेंट क्या हमारे हुए थे, वेयर उसकी रिसीट्स क्या बनी थी, हमारे गेट बर्ड पास क्या बने थे, जो एक्चुअल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हम उसको भी क्या कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। एंड इफ द बोथ थिंग्स आर नॉट पॉसिबल, like we are unable to conduct the stock count and we don't have any sufficient information, then it is scope limitation, याद होगा, impracticable to conduct the stock count, then it will create problem for you and impact will be on the report। तो ये तीन एस्पेक्ट्स में इसका आंसर कंप्लीट होना था, ये तीन मार्क्स आप इसको दे सकते हैं। जी यहां तक बात समझ आ गई आप लोगों को? ये जिन लेट कमर्स को तो ये सवाल ही नहीं समझ आया होगा, अब क्या फायदा आप लोगों को लेट आने का। वो तो हुई हूं, लेकिन खुद भी तो टाइम पे आना चाहिए ना आपको। क्या चीज, अली से फिर लेट हो गए हो? मैं अब कुछ कहना नहीं चाहता, वरना इसलिए चुप हो गया हूं। एक सैम्पलिंग का सवाल है, मतलब हमने रिसेंटली टॉपिक पढ़ा, तो चलो अभी जो रिसेंट हमने टॉपिक्स पढ़े उसमें कोई एडिशनल क्वेश्चन अगर आ जाए तो हम उसको साथ से डिस्कस कर लेते हैं। करना है डिस्कस सैम्पलिंग के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका पार्ट ए, रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाई द वीकनेस इन सैम्पलिंग अप्रोच प्लान्ड बाय द ऑडिट टीम एंड सजेस्ट द अप्रोप्रिएट चेंजेस। तो कुछ ऑडिट टीम ने सैम्पलिंग की हुई, आपने उसमें इश्यूज आइडेंटिफाई करने हैं और अपनी अप्रोच भी रिकमेंड करनी है। सवाल की रिक्वायरमेंट को जरूर समझा करें, यानी उनके किए हुए काम को कीड़े निकालने हैं और अपनी बीच में हुज्जतें भी इंक्लूड करनी है। काम किए को एवेल्युएट करना है और अपने इनपुट भी देना है कि इसको इस तरीके से बेहतर किया जा सकता है। यू आर द ऑडिट सीनियर एट FSY लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2018। कंपनी का ईयर एंड क्या है जी? 30 जून 2018। FSY मैन्युफैक्चर एंड सप्लाइज टॉय टू होलसेलर्स, सुपर स्टोर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। तीन तरह के उनके कस्टमर्स हैं, होलसेलर्स हैं, सुपर स्टोर्स हैं और डिस्ट्रीब्यूटर हैं। डिफरेंट प्राइसेस आर चार्ज फ्रॉम द कस्टमर्स ईच डिपेंडिंग अपॉन द क्रेडिट रेटिंग एंड अमाउंट ऑफ परचेज। उसमें क्या क्या जरूरी है, क्रेडिट परचेज की जो क्रेडिट लिमिट है वो है और उसके बाद अमाउंट ऑफ परचेज है। योर टीम हैज प्लान फॉर टेस्ट ऑफ डिटेल फॉर वेरिफिकेशन ऑफ सेल। आपकी टीम ने टेस्ट ऑफ डिटेल के प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं सेल की वेरिफिकेशन के लिए। द सैम्पलिंग ऑफ इनवॉइसेस वुड बी मेड एज पर द फॉलोइंग प्लान। उन्होंने कुछ आपको प्लान दिया है, उसके मुताबिक वो क्या करेंगे, सैम्पलिंग करेंगे। सेल्स रिपोर्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज 800 मिलियन, नेट ऑफ सेल रिटर्न। दिस वुड बी यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द सैंपल साइज। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है जो बेसिकली, चलिए आप बताएं इसमें कोई इशू लग रहा है आप लोग पर? ये आप लोग बताएं ना, क्या बताया आप दोबारा बताएं। वेरी गुड। हर सैंपल, हर पॉपुलेशन सेपरेट होती है। याद होगा आपने कहा था कि ईच पॉपुलेशन विच हैज सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स शुड बी ग्रुप्ड टुगेदर। लाइक सेल्स की अगर हम बात करते हैं तो सेल इज सेपरेट, सेल रिटर्न की बात करते हैं सेल रिटर्न इज सेपरेट। तो सेल इज सेपरेट एंड सेल रिटर्न इज सेपरेट, सो वी कैन नॉट क्लब द बोथ। हम उसको नेट नहीं कर सकते, दोनों को क्या करना चाहिए, ग्रॉस बेसिस के ऊपर आपको वैल्यूएट करना चाहिए। सेल देखें, मैं ये थोड़ी कर सकता हूं इस क्लास में जितने बच्चे बैठे हैं और एक टैक्स की क्लास में जितने बच्चे बैठे हैं इनको एक पॉपुलेशन बना दूं, नहीं। ये ऑडिट की कैरेक्टरिस्टिक्स के बच्चे हैं,
वो टैक्स के करैक्टरिस्टिक्स के बच्चे हैं, मैं इनको उनके साथ क्लब नहीं कर सकता। इसी तरह से मैं जो सेल रिटर्न है और सेल्स है उसको आपस में नेट नहीं कर सकता। हमें क्या करना होता है, ग्रॉस अमाउंट्स के ऊपर वर्किंग करनी होती है, सेपरेट पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करना होता है। अगर किसी पॉपुलेशन में से इस तरह से ऑफ सेटिंग हुई हो, नेटिंग हुई हो, तो हम उसको कंसीडर नहीं करते बल्कि ग्रॉस अमाउंट्स को कंसीडर करते हैं। दिस इज वन ऑफ द इशू इसमें जो आपका मौजूद है। वेरी गुड। आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था इसका पहले। आगे कहता है 50% ऑफ द नेट सेल रिप्रेजेंट सेल टू डिस्ट्रीब्यूटर्स। 50% किसको है, डिस्ट्रीब्यूटर्स को है। 40% टू सुपर स्टोर्स, 40% किसको है, सुपर स्टोर को है। 10% टू द होलसेलर और 10% किसको, होलसेलर को है। FSY sell its twice to 10 super store only who are invoiced on a monthly basis। सुपर स्टोर्स के अंदर हमें जो है ना 10 सप्लायर्स हैं जिनको हम अपने मंथली इनवाइस करते हैं। The other team would test all the invoices of June and December because invoice prepared close to period end are more prone to the overstatement. In addition, 2 invoices would be checked for each of the 10 months। उसने कहा जी कि हर महीने के अंदर 10 स्टोर हैं, 10 स्टोर्स के अंदर हमारे पास हर महीने में एक इनवाइस जाती है, तो टोटल पूरे साल में कितनी इनवाइसें गई होंगी, 120 इनवाइसें गई होंगी। वो कहता है कि मैं सिंपल ये करता हूं कि मैं इनमें से जो 2 महीने हैं जून और दिसंबर, इनके अंदर मैं ज़्यादा डिटेल टेस्टिंग कर लेता हूं और बाकी टोटल सैंपल में से मैं टोटल 2 ट्रांजेक्शंस को सिलेक्ट करूंगा। इसमें बताएं, इसमें क्या कोई इशू लग रहा है आपको? चले आगे भी पढ़ लेते ना, बाकी में भी चेक करते। चले इसको आप समझ लिए ना आप लोगों ने, मतलब इसमें वो बात क्या हुई, आगे चलें। 100 sale invoices to distributor and wholesaler would be selected haphazardly from invoices of file। बायसनेस की पॉइंट आ जाएगा। हैपैजर्ड सिलेक्शन कोई सिलेक्शन नहीं होती, हैपैजर्ड सिलेक्शन कोई सिलेक्शन नहीं होती, इसमें बायसनेस का एलिमेंट इंक्लूड होता है। द नंबर ऑफ इनवॉइसेस टू बी चेक्ड हैज बीन डिटरमाइंड कंसीडरिंग दैट एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन इज लो। जब टेस्ट ऑफ टेल होता है तो क्या होता है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ मिसस्टेटमेंट होती है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन नहीं होता, वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल के केस में होता है। द एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग रेट ऑफ डेविएशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ओवरऑल ऑडिट रिस्क हैज बीन लो। इसकी बेस के ऊपर हमने ये कहा कि ऑडिट रिस्क इज लो, तो क्या कह सकते हैं अब। अच्छी, इसमें 4 मेजर इश्यूज हैं। कितने नंबर का सवाल, 10 नंबर का। पहले में क्या है जी, सेल्स को नेट नहीं करना चाहिए बल्कि आपको सेल रिटर्न पे सेपरेट प्रोसीजर लगाने चाहिए और ग्रॉस सेल के ऊपर सेपरेट प्रोसीजर लगाने चाहिए। दूसरा ये पॉइंट था कि जो स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ द पॉपुलेशन है उसको शायद बेहतर तरीके से किया जा सकता था, कीपिंग इन व्यू क्रेडिट रेटिंग और अमाउंट ऑफ परचेज की बेस के ऊपर। तो यहाँ पे क्रेडिट रेटिंग के साथ उसको लिंक नहीं किया गया। जिस कस्टमर की क्रेडिट रेटिंग बेहतर होती है वहाँ पे आपका रिस्क कम होता है और वहाँ पे आपको सैंपल भी कम लेने के चांसेस होते हैं, क्योंकि पता होता है आपको उसके क्रेडिट का इशू नहीं है, वो आपको पैसे वापस कर ही देता है। फिर इसके बाद क्या आता है जी, आप स्ट्रैटिफिकेशन के ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं कि स्ट्रैटिफिकेशन होता है इनकी ठीक तरीके से मैनेज ना की गई हो। फिर जो 10 सुपर स्टोर्स हैं, सुपर स्टोर की सेल कितनी है, 40% आपकी सेल है। आप 40% सेल के लिए टोटल 120 इनवाइस हैं, तो व्हाई नॉट टू सिलेक्ट द 100% सैंपल फ्रॉम दैट एरिया, क्योंकि मैं सिर्फ 120 इनवाइसेस को सिलेक्ट करके 100% 40% को वेरीफाई कर सकता हूं। इट इज अ बिग अमाउंट, तो मैं यहां पे इसको कवर कर सकता हूं। तो रादर सिलेक्टिंग द इनवाइसेस ऑफ June and December and 2 from the remaining months, it's much better to select the 100% invoices and test the, आप जिसका कहते हैं 100% पॉपुलेशन को टेस्ट कर दें। अब इसके साथ आप वो 3 करैक्टरिस्टिक्स भी लिख सकते हैं कि व्हेन पॉपुलेशन इज विद स्मॉल नंबर, हाई विद हाई अमाउंट्स, हाई रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट, और इजी आप उसको जो है वो उसके प्रोसीजर कंप्लीट कर सकते हैं, तो देन यू कैन गो फॉर द 100% टेस्टिंग। तो इस केस में हमें 100% टेस्टिंग की तरफ जाना चाहिए। पहले हमने कमेंट्स किया कि जो उसकी सिलेक्शन का टेक्निक है दैट इज नॉट एक्यूरेट, क्योंकि ये 3 करैक्टरिस्टिक्स को फुलफिल कर रहा है और उसकी बेस के ऊपर इसको किस बेस पे जाना चाहिए, 100% की बेस पे जाना चाहिए। देन दे सेड कि हम इसको हैप्पीजेड सिलेक्शन करेंगे। वी कैन कमेंट्स कि हैप्पीजेड सिलेक्शन के अंदर आपकी जो बायसनेस होती है और यहाँ पे इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन भी नहीं होती, इसलिए इट्स नॉट रिकमेंडेड। तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, रैंडम सिलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, उसकी बेस के ऊपर अपने सैंपल को सिलेक्ट करना चाहिए। गॉट द पॉइंट? क्लियर है जी? कोई मसला तो नहीं है यहां तक?
इसी से ला दीजिए। ये तो क्वेश्चन हमने निकाल लिया था कल। आइडेंटिफाई एनी 4 वीकनेसेस इन इन्वेंटरी काउंट प्रोसीजर एंड स्टेट देयर इम्प्लीकेशन। वो सुपरवाइजर सुपरविजन ऑफ द वेयर हाउस मैनेजर वाली जो बात थी, ये क्वेश्चन तुम्हारा हो गया डिस्कस। ये है जी, इसमें एक ACCA का क्वेश्चन है, मतलब एक सवाल हम कर लेते हैं सिर्फ समझने के लिए कि सिनेरियो बेस को किस तरीके से आप हैंडल करेंगे अगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कोई आ जाए तो। अब बेसिकली ACCA के जो सवालात होते हैं या ICW के होते हैं, दे आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। उसमें आपको हुज्जतें नहीं बनानी पड़ती, आपको अजम्पशंस कम से कम लेनी पड़ती हैं, वो हर चीज़ को प्रॉपर एक्सप्लेन करते हैं। ICAP के अंदर वो आधी तस्वीर बना देगा और फिर कहेगा कि बताएं ये जो तस्वीर बनाई है ये लड़की है या लड़का है, और आपको फिर वहाँ पे अजम्पशंस लेनी पड़ेंगी कि इस अजम्पशन की बेस के ऊपर जो है ये लड़की है या लड़का है। तो बेसिकली बात क्या है कि ये ICAP है, इसलिए यहाँ से इनसे कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। 2-2 नंबर ICAP में ही आते हैं। मैंने आए थे किसी प्रोफेशनल बॉडी के अंदर नहीं देखा किसी के 2 या 3 नंबर आए हो। यहाँ पे हर दूसरे बच्चे के नंबर 2, 3, 4, 5 इस तरह कर गए हैं। एनीहो, ये उनका एक फेल है जिसको हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन उसके ऊपर बात ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन जी तो बाकी ये एक्सेप्टेड फैक्ट है कि जो इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं दे इन्वेस्ट इन देयर सिस्टम्स, और वो प्रॉपर इन्वेस्ट करके सिस्टम को इम्प्लीमेंट करते हैं। लाइक उनके अगर एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर्स को देखें, दे आर वेल प्लान्ड। उनके क्वेश्चंस को देखें, हमारे CA के सवालों से 1000 दर्जे अच्छे क्वेश्चन ड्राफ्टेड होते हैं। अभी ये पुराना सवाल है, रिसेंट अटेम्प्ट्स का नहीं है। आप ये देखें कब से वो मैच्योर्ड है। मैंने पढ़ा नहीं है लेकिन मैं आपके साथ ही पढ़ता हूँ, लेकिन कहने में आसान होता है। किया हुआ तुमने तो छोड़ा क्यों है? पास नहीं हुआ, चलो नहीं हो। अच्छा, इसमें क्या जी, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन 6 डेफिशिएंसीज। उसने आपको बताया 6 डेफिशिएंसी आपने निकालनी है, ज्यादा आपके ऊपर फोकस ही नहीं करना। प्लीज प्रोवाइड रिकमेंडेशन टू एड्रेस ईच डेफिशिएंसी। हर एक के ऊपर आप अपने प्रोसीजर भी रिकमेंडेशन भी बताएं। लिली विंडो क्लास ग्लासको इज अ ग्लास मैन्युफैक्चरर विच ऑपरेट फ्रॉम अ लार्ज प्रोडक्शन फैसिलिटी। क्या करते हैं? एक बड़ी प्रोडक्शन फैसिलिटी के थ्रू ऑपरेट करते हैं। वेयर इट अंडरटेक्स कंटिन्यूअस प्रोडक्शन 24 आवर्स अ डे। ये बात बताने का ऑब्जेक्टिव क्या? 24 आवर्स प्रोडक्शन का, कि वो प्रोडक्शन का प्रोसेस स्टॉप नहीं कर सकते। कल मैंने आपको एग्जांपल भी इसकी बताई थी। 7 days a week। Also on the site, this site are 2 warehouses where the company raw material and finished goods are stored. Lily's year end is 31st December। देखें, बड़ी
उसने पूरी आपको अंडरस्टैंडिंग दे दी है। जो मैंने आपको बताया नहीं था कि जब हम प्रैक्टिकली करते हैं तो आपके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कंपनी करती क्या है, कंपनी लोकेशन कहाँ कहाँ पे हैं, वेयर हाउसेस कहाँ कहाँ पे हैं, मटेरियल की टाइप किस किस्म की पड़ी होती हैं, तो उसने आपको सवाल के स्टार्ट में ये चीज़ें बता दी हैं। इसका मतलब क्या है कि वो आप जो नॉलेज मैंने जिस तरीके से आपको ट्रांसफॉर्म किया था दैट वाज अ प्रैक्टिकल, और आपने उसको यहाँ पे क्या देख लिया, अप्लाइड फॉर देख लिया। वरना क्या होता है, सीधी सीधी चार बातें लिखी होती हैं, अज्यूम करें क्या लिखना है आपने उसके अंदर। यहाँ पे आपको पता है मैन्युफैक्चरर ऑफ द ग्लास है, लार्ज प्रोडक्शन हाउस है, 7 दिन काम करता है, 24 घंटे काम चलता है और अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन होती है। ठीक है जी, तो इसमें 2 वेयर हाउसेज हैं और 1 फैक्ट्री है। लिली इज फाइनलाइजिंग द अरेंजमेंट फॉर द ईयर एंड इन्वेंट्री काउंट। उन्होंने ईयर एंड के इन्वेंट्री काउंट के लिए जो है अपने अरेंजमेंट्स कंप्लीट कर रहे हैं, विच इज़ टू बी अंडरटेकन ऑन 31 दिसंबर 2012। उन्होंने इसको 31 दिसंबर 2012 पे प्लान किया है कंडक्ट करने के लिए। The finished windows are stored within 20 aisles of the first warehouse. The second warehouse is for large piles of raw materials such as sand used in manufacturing of glass. अब ये देखें, जो मैंने आपको एग्जांपल नहीं दी थी, वो डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल विद डिफरेंट नेचर्स मौजूद होते हैं, जिसके मेजरमेंट के लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज होती हैं। अब ये बातें सारी इसमें वो आ रही हैं प्रैक्टिकली। हो सकता है कि आई के कुछ शायद ये सवाल कॉपी कर ले, कोई पता नहीं है इनका वैसे। द फॉलोइंग अरेंजमेंट हैव बीन मेड फॉर द इन्वेंट्री काउंट। तो यहां पे जिसने बात की है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो सैंड है उसकी मेजरमेंट ऐसे नहीं होगी वेट के बेस के ऊपर कि आप तराजू मंगाएं उसके ऊपर वेट करें और उसकी बेस पे करें, ऐसे नहीं होगी। बल्कि कैसे होगी, उसकी एरिया की बेसिस पे होगी, यानी कितने एरिया में पड़ी है, उसकी लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है और हाइट कितनी है और डेंसिटी कितनी है। डेंसिटी क्या होता है, 1 क्यूबिक फुट के अंदर, नहीं 1 बाय 1 का एक बॉक्स, उसके अंदर 1 क्यूबिक फुट बनाएं और उसके अंदर आप मटेरियल को स्टोर करें विद सर्टेन कैपेसिटी और देखिए कि उसमें कितना मटेरियल आ जाता है। दिस इज कॉल्ड द डेंसिटी। तो जब सबको मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या निकल आती है आपके पास, क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री निकल आ जाती है। यहां ये बताने का ऑब्जेक्टिव क्या है कि देयर माइट बी सम नीड ऑफ एक्सपर्ट एज वेल। तो अगर उसने इसको एंगेज किया है या नहीं किया, दिस विल बी द क्वेश्चन। दूसरा, जो टेक्निक उसने यूज की है फॉर द वैल्यू फॉर द क्वांटिटी ऑफ द इन्वेंट्री, वो क्या ठीक है या नहीं है। तो हमारे पास कमेंट्स करने के लिए बेस होनी चाहिए, अदरवाइज हमारे पास बेस नहीं होगी। द वेयर हाउस मैनेजर विल सुपरवाइज अकाउंट एज ही इज मोस्ट फेमिलियर विद द इन्वेंट्री। द वेयर हाउस मैनेजर, सेम वही जो कल हमने देखा था कि वेयर हाउस मैनेजर अगर सेम काम करेगा तो देयर विल बी नो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। द सेम पर्सन हु इज मैनेजिंग द स्टोर इज आल्सो कंडक्टिंग द स्टॉक काउंट, तो अपनी मिस्टेक्स को, मिसस्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। इसका साथ ही आप रिकमेंडेशन बताएं, रिकमेंडेशन क्या होनी चाहिए, देयर शुड बी segregation of duties, means 2 separate person will be involved, one for the managing stores and one for the inventory count. There will be 10 teams of counters and each team will contain 2 members of the staff. मेरा ख्याल है कि आपने यहीं से कॉपी किया था वो सवाल। One from the finance department and one from the manufacturing department. None of the warehouse other than manager will be involved in the count. There will be 10 teams of counters and each team will contain 2 members of staff, one from the finance and one from the manufacturing. क्या चीज, none of the warehouse staff other than manager। मैनेजर तो ऊपर आ रहा है ना, ये उसने मैनेज करना है, ये तो शुरू में उसने बात कर दी है। एनीवे आगे पढ़ते शायद कोई और चीज ना दे। Each team will count on aisles of finished good by counting up then down each aisle। aisle होता क्या है, AISLE, गूगल करो जल्दी जल्दी। As this process is systematic, it is not felt that team will need to flag area once counted. Once the team has finished counting on aisle, they will hand it to their sheets and be given a set for another aisle for the warehouse. क्या चीज, दोबारा पढ़ें। The finished windows are stored within 20 aisles of first warehouse। यानी कि जो बेसिकली
रस्ते के ऊपर उन्होंने दरवाजे रखे हुए हैं। तो इसमें क्या कहता है, ईच टीम विल काउंट एन आइसल ऑफ फिनिश गुड बाय काउंटिंग अप एंड देन डाउन ईच आइसल एज दिस प्रोसेस इज सिस्टमैटिक. It is not felt that the team will need to flag areas once counted. Once the team has finished counting an ISIL, they will hand in their sheets and be given a set for another ISIL for the warehouse. एक तो बात यह कि हमारे पास सारी शीट्स इकट्ठी होनी चाहिए. दूसरी बात क्या है कि जब हम उसको काउंट करें तो उसी वक्त हमें उसके ऊपर मार्किंग भी करनी चाहिए साथ साथ, क्योंकि बाद में तो भूल जाएंगे. अब ये आई कि हमने क्या किया, इसकी समरी बनाई और अपने उन्होंने पॉइंट डाल दिया कि वो उस टाइम पे उसके ऊपर मार्किंग नहीं करते. बाकी सवाल की दो पैरामीटर अभी तक दोनों सेम वही हैं. आगे चलिए. इन एडिशन टू द अबव, टू असिस्ट विद इन्वेंट्री काउंटिंग देयर विल बी 2 टीम ऑफ काउंटर्स फ्रॉम द इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट एंड दे विल परफॉर्म इन्वेंट्री काउंट्स. और उनके साथ 2 बंदे इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट के भी होंगे जो इन्वेंट्री काउंट का प्रोसीजर साथ साथ चला रहे होंगे. अच्छा, इसमें हो सकते हैं, देखें इसमें ना प्रैक्टिकली अगर बात की जाए तो ये काम इफेक्टिवली है भी इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट की, इन्वेंट्री काउंटिंग करना और डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करना. लेकिन अगेन उसके ऊपर ऑडिटर का प्रेजेंट होना जरूरी है. अब यहां पे ये लग रहा है कि शायद ऑडिटर प्रेजेंट नहीं है. कौन? तो इंटरनल ऑडिट नहीं करना है ना, डिफरेंस निकालना है. नहीं, स्टोर किसका है? प्रोडक्शन का. तो प्रोडक्शन में तो नहीं है ना इंटरनल ऑडिट. इंटरनल ऑडिट तो सेपरेट है. अब इंटरनल ऑडिट ही इसको स्टॉक ऑन कर रहा है. हाँ, इसमें ये आप जरूर कर सकते हैं, ये बात आपकी ठीक है. इसमें एक ये बात जरूर हो सकती है कि जो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट होता है इसका काम क्या होता है, इन्वेंट्री काउंटिंग का प्रोसेस करना. बिलफरज उन्होंने अपनी पहले इन्वेंट्री काउंट करके रख ली है. अब ऑडिटर इन्वेंट्री काउंट करने आया तो अब ऑडिटर किसके काम को चेक करेगा इफेक्टिवली? उन इंटरनल ऑडिट के डिपार्टमेंट के काम को भी चेक कर रहा होगा, स्टोर के काम को भी चेक कर रहा होगा. तो दोनों इसमें क्या होंगे, दोनों की एंगेजमेंट इसमें नहीं होनी चाहिए. यहां पे क्या होना चाहिए कि उनके सेम काम को जब करेंगे तो कोलिजन हो सकती है, अपनी चीज को, अपनी मिस्टेक्स को, अपनी गलतियों को शायद ना आइडेंटिफाई करने दें. वंस ऑल द काउंटिंग इज कंप्लीट द सीक्वेंस ऑफ द शीट इज चेक्ड. सीक्वेंस ऑफ द शीट तो शुरू में चेक करनी चाहिए, नंबरिंग उसकी प्री नंबर्ड है या नहीं है वो शुरू में चेक करनी चाहिए. इसका मतलब ये क्या, यहाँ पे भी इशू है. एनी एडिशनल शीट्स आर आल्सो हैंडेड इन एट दिस स्टेज. ऑल शीट्स आर कंप्लीट इन इंक. मतलब क्या है कि इंक के साथ करते हैं तो इंक रिमूवर के साथ उसको रिमूव किया जा सकता है. बॉल पॉइंट से करना चाहिए जिसको आप चेंज ना कर सकें. नंबर 1 थिंग. नंबर 2 थिंग क्या है कि जो शीट्स हैं वो कंप्लीट नहीं है, क्योंकि जब कंप्लीट नहीं है इसलिए वो कह रहा है कि आप उसको हैंड ओवर करेंगे एडिशनल शीट्स को. और दूसरी बात क्या है, उसी वक्त आप उसकी सीक्वेंस चेक करेंगे. तो ये तो काम स्टॉक काउंट से पहले करने चाहिए. जब आप स्टॉक काउंट को प्लान करें तो आप उसकी सीक्वेंस नंबर चेक करें, प्री नंबर्ड है या नहीं है, वो शीटें चेक करें, शीट्स कंप्लीट है या नहीं है. जितना रिकॉर्ड मेरे पास सिस्टम में आ रहा है, जितना रिकॉर्ड मेरी शीट्स में आ रहा है, दोनों मैच करते हैं या नहीं करते. फिर मुझे क्या करना चाहिए, फिर मुझे स्टॉक काउंट करना चाहिए. और अगर मैंने वहां पे कुछ एडिशनल शीट्स भी पकड़ ली हैं, लाइक एडिशनल शीट्स बना ली हैं, तो इसका मतलब क्या है कि स्टॉक कंप्लीटली हमारी बुक्स में रिकॉर्डेड है नहीं था. Any damaged good identified by the counters will be too heavy to move to central location, hence they are to be lifted where they are. They are to be left where they are, but the counter is to make a note on the inventory sheet detailing the level of damage. तो इसका मतलब क्या है कि इन्वेंट्री जो डैमेज थी वो भी आपने प्रॉपर्ली पहले आइडेंटिफाई नहीं की थी. काउंटर्स का काम जो आके वहां पे इन्वेंट्री काउंट कर रहे हैं उनका काम थोड़ी है उसकी डैमेज इन्वेंट्री को आइडेंटिफाई करना. वो तो सेपरेटली पहले ही आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए. इसका मतलब क्या है कि मैनेजमेंट का इंटरनल प्रोसेस ठीक नहीं है जो फिजिकल या डैमेज इन्वेंट्री को सेपरेटली आइडेंटिफाई कर सके. बात समझ आ रही है ना आपको? तो ये एक आपका इशू हो सकता है. तो इसका मतलब क्या है कि आप कोई भी आपकी डैमेज इन्वेंट्री है, कोई भी ऑब्सलीट इन्वेंट्री है या स्लो मूविंग इन्वेंट्री है, तो वो पहले ही आइडेंटिफाइड होनी चाहिए और सेपरेटली डिस्क्लोज होनी चाहिए. एंड इट शुड बी प्लेस सेपरेटली फ्रॉम द गुड इन्वेंट्री, ताकि उसको काउंटिंग के वक्त हमें मुश्किल ना आए और उसको अकॉर्डिंगली हम उसको मैनेज कर सकें. एज लिली अंडरटेक कंटिन्यूअस प्रोडक्शन, देयर विल कंटिन्यू बी मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड. ये भी बात मैंने आपको समझाई थी. In and out of warehouse during the count, this will be kept a minimum where possible. तो इस केस में क्या कहते हैं कि आपकी इन आउट कंजम्पशन चलती रहेगी. तो इस केस में हम कर क्या सकते हैं कि जब हमने इन्वेंट्री काउंट स्टार्ट किया उस
वक्त से लेकर जब हमारा इन्वेंट्री अकाउंट क्लोज होगा उस वक्त तक जितनी इन आउट होगी उसकी हम अपनी शीट्स के अंदर एडजस्टमेंट को इनकॉर्पोरेट करके चेक कर लेंगे, या मैनेजमेंट से कहेंगे कि इसकी इनकॉर्पोरेशन करें और उसकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी और उसकी बाकी पैरामीटर्स को हम रिकंसिलेशन के चेक करके उसको इफेक्टिवली एवेलुएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा ख्याल है कोई वीकनेस आप ये कह सकते हैं कि जो स्पेसिफिक टाइम उसमें आपकी इन्वेंट्री काउंट के दौरान जो है ना वो प्रोडक्शन पहले कर लेनी चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने मटेरियल प्रोड्यूस करना है तो मुझे उसके लिए इतनी इन्वेंट्री चाहिए, तो होना क्या चाहिए कि उस दिन के ऊपर इन और आउट बंद कर दिया जाए। वो कैसे बंद किया जा सकता है? फॉर एग्जांपल मैंने कस्टमर्स के ऑर्डर को फुलफिल करना है, आई नीड 50,000 टन ऑफ द मटेरियल, तो मैं पहले 4,000 टन बना के रख लूं इन एडवांस बिफोर द काउंटिंग प्रोसेस, और मुझे जाहिर बात है उस प्रोडक्शन प्रोसेस को ना रोकूं तो मुझे एक दफा ही डिटेल्ड मटेरियल जितना चाहिए उस दिन की रिक्वायरमेंट है उस दिन ही मंगवा के सारा मटेरियल वहां पे रख लूं। इससे क्या होगा? इससे मेरे स्टोर, मेरे जो प्रोडक्शन हॉल है वहां पे मटेरियल इन भी नहीं हो रहा होगा और वहां से मटेरियल आउट भी नहीं हो रहा होगा। तो मेरे लिए विद इन द हॉल अगर इंफॉर्मेशन पड़ी है तो उसको मैनेज करना आसान होगा। तो रिकमेंडेशन में ये कहा जा सकता है कि जितनी आपने प्रोडक्शन करनी है उस प्रोडक्शन से रिलेटेड आप अपना लीड टाइम कैलकुलेट करें, जितने टाइम में आपका स्टॉक होना है उस दौरान जितनी आपको मटेरियल की रिक्वायरमेंट है वो स्टॉक से पहले आप मंगवा के अपने पास रख लें, ताकि जब ऑर्डर टीम आए, जब काउंटर्स आए तो वो देख लें कि ये रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है प्रोडक्शन फैसिलिटी के अंदर, ये प्रोडक्शन का प्रोसेस जा रहा है, ये विप पड़ा है, ये फिनिश गुड पड़ी है। अब इसमें इस हाल में जो पड़ा है इस हाल के अंदर ही है, इस हाल से बाहर नहीं निकल रहा, ना इधर से इन हो रहा है ना इधर से आउट हो रहा है। तो मेरे लिए इसको काउंट करना आसान है, मेरे लिए काउंट करना इसको मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर प्रोसेस पूरा कंटिन्यूस चलता रहेगा और मैं ये इस तरह से मैनेज नहीं करूंगा तो फिर मेरे पास कंट्रोल क्या रहेगा इन्वेंट्री के ऊपर कि मैं जब काउंटिंग स्टार्ट की थी उससे पहले कितनी इन्वेंट्री इन हुई, उसके बाद इन्वेंट्री कितनी इन हुई, कितनी इन्वेंट्री उससे पहले आउट हुई, कितनी इन्वेंट्री उसके बाद आउट हुई, तो शीट्स की कंप्लीटनेस को इंश्योर हम नहीं कर सकेंगे। नहीं, रोक किस तरह से रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ये तो उसी दिन के लिए स्पेशल हम उसके लिए ही कर रहे हैं ना इफेक्टिवली। देखिए हम जो कर रहे हैं हम इसलिए कर रहे हैं कि हम अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस को खराब ना होने दें, प्रोडक्शन प्रोसेस चलता रहे, लेकिन जो मुझे उस दिन की प्रोडक्शन करनी है उसका रॉ मटेरियल मेरे पास स्टोर में पड़ा होना चाहिए, रादर मैं बाहर से उसको इशू करवाऊं। यानी इशुएंस और रिसीट बंद होनी चाहिए स्टोर की, और फिर उसके बाद स्टॉक काउंटिंग का प्रोसेस होना चाहिए। The level of work in progress in the manufacturing plant is to be assessed by the warehouse manager. The level of work, warehouse manager उसको assess करता है. It is likely that this will be a material balance. In addition, the raw material quantities are to be approximated by measuring the height and width of the raw material of the piles. ये वही बात है कि हाइट विड्थ के बेसिस पे किया जाता है, लेकिन इसमें डेंसिटी वाला एलिमेंट आप लिख सकते हैं कि डेंसिटी के एलिमेंट किसने बाहर नहीं की, तो डेंसिटी भी इसमें इंक्लूडेड होती है। एनीवेज में शायद कंट्रोल डेफिशिएंसी नहीं करनी चाहिए हमें। यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि वेयर हाउस का मैनेजर ही उसके काम को कर रहा है, तो हो सकता है कि उस काम को ठीक तरीके से असेस ना करे, तो यहाँ पे एक एक्सटर्नल एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट होगी। इन द पास्ट दिस टास्क हैज बीन अंडरटेकन बाय स्पेशलिस्ट। हाँ, पहले कौन करता था उस काम को? स्पेशलिस्ट करता था। हाउएवर द वेयर हाउस मैनेजर फील्स कॉन्फिडेंट दैट ही कैन परफॉर्म दिस टास्क। तो जिसने उस इन्वेंट्री को रखा हुआ है वो उसकी वैल्यूएशन को चेंज कर सकता है। फॉर एग्जांपल हमने कहा था कि लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट इंटू डेंसिटी करते हैं तो हम उस पाइल की क्वांटिटी निकाल लेते हैं। अब मैं पॉइंट्स में भी चेंज करता हूं ना तो उससे 1000 ऑफ टन्स का फर्क पड़ सकता है। तो इसके लिए क्या चाहिए भाई? यहाँ पे रिस्क ज्यादा इन्वॉल्व है, तो इसलिए क्या करना चाहिए? यहाँ पे स्पेशलिस्ट ही होना चाहिए। दिस इज द कंट्रोल्ड एफिशिएंसी के स्पेशलिस्ट के काम को वही बंदा कर रहा है जो उस बंदे की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको मैनेज करना, तो वो अपने काम को तो कभी ठीक आइडेंटिफिकेशन ही नहीं करेगा। तो यहां पे होना क्या चाहिए? यहां पे स्पेशलिस्ट के थ्रू ही उस काम को मैनेज करना चाहिए। इसको देख लेते हैं इसका आंसर अगर है अवेलेबल तो।
नहीं, ये बेसिकली और है, ये इसका पार्ट 2 है। यस सर। ये ना इसके क्वेश्चन, मैं इसका आंसर ना आपको फिर भिजवा दूंगा मेरे पास। इसका ना उसने जब क्वेश्चन पेस्ट किया तो वहाँ पर आंसर सही तरीके से पेस्ट नहीं हुआ। लेकिन ये क्वेश्चन समझ आ गया आप लोगों को? इसमें कोई इशू तो नहीं है, कोई कंसर्न तो नहीं है? थोड़ा सा ये है कि ये थोड़े बल्कि क्वेश्चन होते हैं। ये एक दो सवाल करने से आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बिल्डअप हो जाती है कि सवालात में इशूज किस किस्म के होते हैं। फिर आपको जब ICAP का पेपर आता है तो शॉर्ट फॉर्म में होता है, तो आप उसको इजीली आसानी से मैनेज कर लेते हैं। मैं इसका सोल्यूशन फिर आपको दोबारा देख के भिजवा दूंगा। नहीं, वो नहीं ज़रूरी। अच्छा, बाकी इसमें जो सवालात आए हैं वो ज़्यादा, एक दो सवाल हुए हैं जो पहले हमने किए हैं, DZ वाला जो था, तो इस पर ज़्यादा सवालात इसके अलावा है नहीं। तो मेरा ख्याल है नफ़ है इतने। अब हम अगले टॉपिक को, प्री पेमेंट का इसमें छोटा सा टॉपिक मौजूद है, हम प्री पेमेंट की डिस्कशन करके इसको कंक्लूड करते हैं। फिर हम कल इंशाल्लाह जो है वो अपना जो ट्रेड डेटर्स के प्रोसीजर है उसको इंशाल्लाह हम कंप्लीट करेंगे। जी नहीं, आज मीटिंग नहीं है। अच्छा, एक प्रीपेमेंट्स होती हैं और एक एक्रूवल्स होती हैं। मैंने इसको बड़ा टाइम लगा देता था चीज़ों को बताने में मैं, लेकिन आपको ना बड़ा शॉर्ट कॉन्सेप्ट देता हूँ, ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ कि हमारा इसमें रिस्क क्या होता है और हमने इसको मैनेज किस तरह से करना होता है। बाकी छोटा सा टॉपिक है, बाकी आप इसमें खुद लिख सकते हैं। अगेन इसके लिए आपको इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का नॉलेज होना ज़रूरी है, अगर आपने एग्जाम नहीं करवाई हुई तो। ठीक है जी। अब इसमें प्री पेमेंट्स की बात करते हैं, तो आपने प्री पेमेंट्स पेमेंट को पहले कर दिया है, मीन्स अभी आपने सर्विसेज नहीं ली। जब अक्रूवल की बात करते हैं तो सर्विसेज ले ली हैं, पेमेंट नहीं की। ये आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि इसको क्या प्रोसीजर लगाएंगे। ये काफ़ी डिफिकल्ट है और काफ़ी मुश्किल है। मुश्किल इन सेंस रिस्की है, ये रिस्की नहीं है। इसमें क्या रिस्क है? इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो जो ईयर एंड के ऊपर हमारा बैलेंस पड़ा हुआ है वो ठीक है या नहीं है, और जो एक्सपेंस फॉर द पीरियड है इससे रिलेटेड वो ठीक है या नहीं है। ये दो सवालात हमारे प्री पेमेंट्स में होते हैं। लाइक अगर आपने इंश्योरेंस करवाई है तो इंश्योरेंस की आपने प्री पेमेंट करनी होती है। आप अपनी फ़ी जमा कराते हैं तो फ़ी आपकी प्रीपेड होती है। फिर इसी तरह से अगर आपने कोई रेंट है तो रेंट आपका प्रीपेड होता है, या कोई और भी खर्चे हैं आपने वो पे करने हैं तो आपने उसको क्या करना है, प्री पे करवाना होता है। जब प्रीपेमेंट की बात करते हैं तो इसमें एक स्टार्ट डेट होती है, एक एंड डेट होती है। यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस की पॉलिसी की बात की जाए तो इंश्योरेंस की पॉलिसी फॉर एग्जाम्पल हमने ली है 1 जनवरी 2024 को और एंड होनी है ये 31 दिसंबर 2024 को। अब जो मैंने सर्विसेज लेनी है वो इस पीरियड से इस पीरियड के दरमियान है। अब अगर दरमियान में कट ऑफ आ जाए, फॉर एग्जांपल ईयर एंड आ जाए और वो ईयर एंड है 30 जून 2024, तो यहां तक मैंने इतने पोर्शन को कंज्यूम कर लिया है और ये वाला जो पोर्शन है ये अभी प्रीपेड है। तो जो कंज्यूम हो गया ये मेरा एज एक्सपेंस जा रहा होगा और जो प्रीपेड है वो कैसे आ जा रहा होगा, एज एसेट जा रहा होगा। मैं अकाउंटिंग नहीं पढ़ा रहा फिर भी, लेकिन मैं आपको अकाउंटिंग के ही कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। तो इस केस में आपने वेरीफाई करना है कि एक्सपेंस फॉर द पीरियड दैट इज द कंज्यूम्ड अमाउंट इज एक्यूरेट और नॉट।
and the prepaid asset which is depicting in the financial statement it is also valued properly or not properly. तो अब इस केस में कोई भी प्रीपेड एक्सपेंस है, सबसे पहले व्हाट यू शुड हैव द एग्रीमेंट और द बेसिस एंड टर्म्स ऑफ द प्रीपेड एसेट, जिसकी बेस के ऊपर आप अंडरस्टैंड कर सकें कि जो सर्विसेज हम ले रहे हैं इन फॉर्म ऑफ प्रीपेड वो कौन सी नेचर की हैं, वो उनका ड्यूरेशन क्या है, उनका टाइम क्या है, उनके अगेंस्ट हमारी पेमेंट कितनी हुई है। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट, पॉलिसी या एग्रीमेंट, विच एवर इज अवेलेबल फ्रॉम वेयर वी कैन डिटरमिन द टर्म्स ऑफ द प्रीपेड एसेट, हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। ओपनिंग बैलेंस कहां से वेरीफाई करेंगे, पिछले साल के ऑडिटेड अकाउंट से, और जो हमारी पॉलिसी है उसके भी वर्किंग करके हम उसको चेक कर सकते हैं। जाहिर बात है जब पिछले साल हमने प्रीपेड का स्केड्यूल बनाया था तो हमने प्रीपेड स्केड्यूल के अंदर भी वर्किंग बनाया था, उसकी बेस पे ही हमारी किसमें फिगर गई होगी, ऑडिटेड अकाउंट्स में गई होगी। तो ऑडिटेड अकाउंट्स को ओपनिंग जो प्रीपेड स्केड्यूल था उसके साथ कंपेयर करके चेक कर लेंगे कि हमारा ओपनिंग बैलेंस ठीक है या नहीं है। फिर जो पॉलिसीज ड्यूरिंग द पीरियड हमारी आई हैं जो पॉलिसीज ड्यूरिंग द पीरियड हमारी आई हैं उनके रिगार्डिंग हम उनके एग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स और बाकी जो टर्म्स होंगी उनको ले लेंगे और उनको रिव्यू कर लेंगे, जिसकी बेसिस के ऊपर हम उसकी टेन्योर को कंफर्म कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट जो प्रीमियम पे किया उसको कंफर्म कर सकते हैं और उसका टाइम फ्रेम कंफर्म कर सकते हैं कि कितने अरसे में इसने जाके यूटिलाइज होना है। फिर अगर दरमियान में हमारा ईयर एंड आ गया है तो जितनी पॉलिसीज हमारी आ रही हैं हम उसमें कैलकुलेशन करके चेक कर सकते हैं, रिकैलकुलेशन करके चेक कर सकते हैं कि जो एक्सपेंस फॉर द पीरियड है वो ठीक है या नहीं है। अब रिकैलकुलेशन किसकी बेस पे करेंगे, आप प्रीपेमेंट स्केड्यूल की बेस पे करेंगे। प्रीपेमेंट स्केड्यूल कौन देगा आपको, क्लाइंट देगा। उसकी क्या चेक करेंगे आप, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। उसकी और क्या चेक करेंगे, उसको कंप्लीटनेस चेक करेंगे बाय कंपेयरिंग विद द कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स। और उसके और क्या करेंगे कि जो अमाउंट इंफॉर्मेशन उस स्केड्यूल के अंदर आ रही है वो उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ मैच करती है या नहीं करती। और जो उसमें हमारा एसेट का बैलेंस है वो वही पीरियड है, हम उसकी रिकैलकुलेशन करके चेक करेंगे जो हमारा अभी तक अनयूटिलाइज्ड टाइम है, जिसको भी हमने फ्यूचर में यूटिलाइज करना है, वही हमारा किस में आ रहा है, प्रीपेड के अंदर आ रहा है और बाकी सारा कंजम्पशन के अंदर आ रहा है। और क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर भी क्या काम करेंगे, स्केड्यूल के अंदर जो फिगर आ रही है उसको किससे मैच करेंगे, जीएल से। जीएल के बैलेंस को किससे मैच करेंगे, ट्रायल से। ट्रायल के बैलेंस को किससे मैच करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बैलेंस शीट से। तो अल्टीमेटली जो हमारा स्केड्यूल के अंदर अमाउंट आ रही है उसको हम कंपेयर किससे करेंगे, विद द बैलेंस शीट। मुश्किल है। अब सिंपली ओपनिंग बैलेंस कहां से वेरीफाई करना है, लास्ट ईयर के आरटीएड अकाउंट से और जो प्रीपेड का स्केड्यूल पिछले साल का बना था उससे। दूसरा क्लोजिंग बैलेंस कहां से वेरीफाई करना है, जीएल से। ड्यूरिंग द पीरियड जो पेमेंट हुई है, जाहिर बात है इंश्योरेंस की या कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट हुई, पेमेंट कहां से चेक करेंगे, बैंक स्टेटमेंट से। जो हमारा एक्सपेंस फॉर द पीरियड है उसके ऊपर क्या करेंगे, रिकैलकुलेशन करेंगे पॉलिसी वाइज और देखेंगे कि जो एक्सपेंस चार्ज वो ठीक है या नहीं है। जो प्रीपेड एसेट है वो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, हर पॉलिसी का जो अनयूटिलाइज्ड टाइम है उस वही हमारा क्या होना चाहिए, प्रीपेड होना चाहिए। इस सारे काम करने के लिए मैनेजमेंट से क्या लेंगे, स्केड्यूल लेंगे, प्रीपेमेंट स्केड्यूल लेंगे। उस प्रीपेमेंट स्केड्यूल के हम क्या चेक करेंगे, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी टेस्ट करेंगे। उसके अंदर डाटा आ रहा है उसको कहां से कंपेयर करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्रीमेंट या टर्म्स के साथ जाके उसको कंपेयर करेंगे। अब ये सारे काम कर लेंगे तो आपके प्रोसीजर किसके तैयार हो गए, प्रीपेमेंट के। ओपन करें जरा किताब और प्रीपेमेंट के प्रोसीजर डिस्कस करें। है कल को बच्चा बता रहा था 157 167 जी है जी, ये आप स्क्रीन पे आ गए। 3-4 प्रोसीजर हैं लेकिन जो मैंने प्रोसीजर आपको बताया आप वो याद कर लें। 5 नंबर का सवाल आ सकता है पेपर में कि प्रीपेमेंट के प्रोसीजर बताएं।
जी ये देखें जी, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया ज़्यादा डिटेल। प्रीपेड एक्सपेंस आर ऑफ एन एस्टिमेटेड अमाउंट एंड सो मे नॉट बी ओपन टू प्रिसाइज एंड स्पेसिफिक ऑडिट चेकिंग प्रोसीजर। द प्रॉब्लम ऑफ ऑडिटिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट was discussed in the previous chapter. In addition, for many business entities, prepayment are not material and so not justify significant audit attention. Substantive audit procedure on prepayment may include the following: prepare a list of prepayment with supporting calculations, check the calculation if the list has been prepared by the client staff, inspect the supporting documents such as agreement and bank statement and recalculate the amount of prepayment. तो आपने सिंपल वही जो बातें मैंने आपको बताई हैं कि आप उसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर लें या यहाँ से आप देख कर लिख लें, बोथ आर द सेम एंड कॉमन, ख़त्म। तो ये आपके प्रीपेमेंट के प्रोसीजर भी कंप्लीट हो गए। अब इंशाल्लाह कल हम करंट एसेट्स में आखिरी एरिया अपना जो ट्रेड रिसीवेबल्स का है उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके ऊपर हमारे 4 to 5 लेक्चर्स लगने के चांसेस हैं। डैट इज़ क्रिटिकल इंपॉर्टेंट और उसको समझना बहुत ज़रूरी है। उसमें जो चीज़ें डिस्कस होंगी उनको आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि वहाँ से हर दफ़ा 5 से 10 नंबर का पेपर आता है। तो इसलिए वो आपको ओपन बुक पेपर है एक तरीके का, तो आपको पहले ही पता है यहाँ से सवालात आने हैं, तो आपने उसमें सारे आस्पेक्ट्स को, सारी कंसिडरेशंस को कवर करना है और साथ साथ अपनी चीज़ों को इंशाल्लाह तैयार भी करना है। एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन जी। ले जी आज की डिस्कशन को यहीं पे करते हैं कंक्लूड। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।